Hi students, स्वागत है आप सबका. Now we have done with all these 5 sessions of this particular chapter and now we are starting with the केस स्टडीज. वो केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से पूछा है. एंड वंस वी आर डन विद केस स्टडी दिस एंटायर चैप्टर इज ओवर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडीज. सो स्टूडेंट्स, इफ वी गो टू मेन नोट्स क्वेश्चन नंबर 54, वहां पे दिया हुआ है केस स्टडीज ऑन सेबी. अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है. इट सेज दैट फॉर्च्यून लिमिटेड इज अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर. मतलब फॉर्च्यून लिमिटेड जो है वो एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर है. किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का. एंड सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाई है ऑफ 2 करोड़ ऑन द कंपनी फॉर वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003. मतलब फॉर्च्यून लिमिटेड एक स्टॉक ब्रोकर है, सेबी ने उसके ऊपर पेनल्टी लगाया है. ना क्या लिखा है? फॉर्च्यून लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग टू चैलेंज द सेबी ऑर्डर बिफोर सैट. मतलब फॉर्च्यून लिमिटेड क्या करने का सोच रहा है? सेबी के ऑर्डर को चैलेंज करने का सोच रहा है. किसके सामने? बिफोर सैट. एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन अपील बिफोर सैट. मतलब इस क्वेश्चन में व्हाट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग फ्रॉम यू इज दैट दे वांट टू नो दैट हाउ टू मेक एन अपील बिफोर सैट. मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सेक्शन 15T का है. दैट समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अब ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया है. मतलब आपको यहाँ पे पूरा सेक्शन 15T जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको प्रेजेंट करना होगा. लेकिन केस स्टडीज कैसे प्रेजेंट की जाती है ये समझो. तो सबसे पहले तो आपको फैक्ट ऑफ द केस लिखना पड़ेगा. याद रखना फैक्ट ऑफ द केस कैसे लिखना है. फैक्ट ऑफ द केस में आपको जो क्वेश्चंस दिया होगा ना उसी को शॉर्ट फॉर्म में, जितना मीनिंगफुल शॉर्ट फॉर्म हो पाए उतना शॉर्ट फॉर्म करना है एंड पॉइंट वाइज देखना है. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें पहला पॉइंट क्या बनेगा कि फॉर्च्यून लिमिटेड इज रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. फर्स्ट पॉइंट हो गया. शॉर्ट में डिफाइन करना है फैक्ट को. सेकंड क्या लिखा है कि सेबी लेविड अ पेनल्टी ऑफ 2 करोड़ ऑन द कंपनी फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन. And third, Fortune Limited is contemplated to challenge the SEBI order before SAT in an appeal. Clear? Now some of you may say कि सर ये तो हमने पूरा क्वेश्चन ही लिख दिया. आंसर इज यस. देखो अगर मैं स्टैंडर्ड इंग्लिश की बात करता हूँ ना तो स्टैंडर्ड इंग्लिश ये बोलता है कि आपका जो एक्टिव वॉइस में दिया है उसको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो. बट आप एग्जाम में ऐसा कुछ मत करना बिकॉज इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड इफ योर कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर इज नॉट गुड तो 100% मिस्टेक हो सकती है. सो अपने को वो चांस नहीं लेना है. तो जो क्वेश्चन में दिया है उसी फैक्ट को जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में कर देना. नहीं हो तो उसी को पॉइंट वाइज डिवाइड कर देना. अब क्या लिखा है? अब यहां पे आपने फैक्ट प्रेजेंट कर दिया. अब आपको एप्लीकेबल सेक्शन बताना है. बेसिकली यहां पे व्हाट दे आर आस्किंग इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन अपील बिफोर सैट अंडर सेक्शन 15T. तो अब यहां पे क्या लिखा है कि कोई भी पर्सन जो सेबी के प्रोविजन से, सेबी के ऑर्डर से या एजुडिकेटिंग ऑडिट अथॉरिटी ऑफिसर के ऑर्डर से अग्रीव्ड है या तो IRDA या PFRDA के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, वो पर्सन क्या कर सकता है? मे मेक एन अपील टू सैट. सेकेंड पॉइंट क्या दिया है कि ये अपील कितने दिन के अंदर किया जाएगा? नाउ दिस अपील शैल बी मेड विद इन 45 डेज. एंड अगर आप 45 डेज में अपील नहीं कर पाते तो सैट उसके बाद भी अपील को कंसिडर कर सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 45 डेज ऑन सफिशिएंट कॉज. थर्ड क्या लिखा है कि जब सैट को ऐसी अपील मिलेगा तो सैट उस अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा एज अर्ली एज पॉसिबल. मैक्सिमम कितने दिन के अंदर डिस्पोज ऑफ कर देगा? 6 मंथ्स के अंदर. एंड जब सैट को ऐसी अपील मिलेगा तो सैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करके सेबी के ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में अपील किया गया है उसको कंफर्म भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और सेट असाइड भी कर सकता है. नेक्स्ट क्या लिखा है कि जो सैट का फाइनल कॉपी ऑफ ऑर्डर होगा वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा? सेबी, IRDA, PFRDA एज द केस में भी. इसके अलावा पार्टीज ऑफ अपील को एंड कंसर्न एजुडिकेटिंग ऑफिसर को. ये जो पार्ट है ये हम लोग ने सेक्शन 15T में डिस्कस किया था बट इसके ऊपर केस स्टडीज भी आई हुई है. अब देखो अगर हम लोग केस स्टडी में जा रहे हैं तो हम लोग को लास्ट में कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि अगर फॉर्च्यून लिमिटेड, सो इन व्यू ऑफ द अबव, Fortune Limited, being a registered stockbroker, may make an appeal before SAT against SEBI order by complying with the provision of Section 15T of SEBI Act 1992.
डन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखना था, हम लोग सेबी से सैट में जो अपील करते हैं उसका पूरा प्रोविजन अपने को यहाँ पे प्रोवाइड करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन 55 ऑफ योर मेन नोट्स, ये दिया है आपके, ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है फॉर 4 मार्क्स। अब देखो क्या लिखा है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या लिखा है, ऑनरेबल जस्टिस ए, ये कौन है, और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब ये दिस पर्सन इज नोबडी एल्स बट अ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हु वाज अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अटेन द एज ऑफ 62 ईयर्स ऑन दिसंबर 31 2017। मतलब इनकी एज कितनी हो गई, 62 ईयर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अपॉइंटेड हिम एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट इफेक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2018, मतलब इनको जनवरी 1 से अपॉइंट कर दिया। तो यहाँ पे पहले एक चीज समझो कि क्या ये पर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट बन सकता है, तो सैट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो अपने को यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विद रेफरेंस सेबी एट द टर्म फॉर विच ही मे बी अपॉइंटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट, मतलब कितने पीरियड के लिए इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट बनाया जा सकता है। सेकेंड, वेदर ही कैन बी रीअपॉइंटेड एज सच एंड रिमेन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट, मतलब क्या ये पर्सन रीअपॉइंट हो सकते हैं, दैट्स समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब देखो फैक्ट ऑफ द केस क्या है, फैक्ट ऑफ द केस बेसिकली दो ही पॉइंट हैं कि जो मिस्टर ए हैं जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हैं, उनकी 62 ईयर्स एज हो गई है ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1 2018। अब एप्लीकेबल सेक्शन क्या बोलता है, दो चीजें याद रखना इसमें, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड सेकेंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टर्म कितना होता है। तो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 15M क्या लिखा है, अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर सैट अनलेस ही इज और हैज बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। मतलब यहाँ पे अगर आप किसी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट बनाना चाहते हो तो या तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, या तो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स। तो यहाँ पे जस्टिस ए जो है, ऑनरेबल जस्टिस ए जो है वो क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो मतलब वो एलिजिबल तो है। क्लियर। सेकंड क्या लिखा है कि एज पर सेक्शन 15N द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सैट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, मतलब इनका मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स द ऑफिस एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, मतलब ये रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल हैं फॉर अनदर टर्म ऑफ मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो यहाँ पे however presiding officer shall not hold office, या no presiding officer shall hold office after he attain the age of 70 years, मतलब मैक्सिमम एज कितनी है, 70 years। देखो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन ये कि इनको अपॉइंट किया गया 62 की ईयर्स में, तो 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड, 5 साल की इनकी एज कितनी हो जाएगी, 67, तो ये अनदर 3 ईयर्स के लिए ही रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो क्या लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव Honorable Justice A has already attained the age of 62 years on December 1, 2017, 31st, and therefore can be appointed as presiding officer effective from 1st January 2018 for a period of 5 years from the date on which he enters the office. Furthermore, Honorable Justice A shall be eligible for reappointment, मतलब ये reappoint हो सकते हैं as presiding officer of SAT for another maximum term of 3 years. Why 3 year? क्योंकि maximum age कितनी है, 70 के आगे नहीं जा सकते, तो 62 + 5 कितना हो गया, 67, मतलब ये और 3 साल के लिए रीअपॉइंट हो सकते हैं। तो क्या लिखा है, एंड शैल नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर ही अटेन द एज ऑफ 70 ईयर्स। आई थिंक क्लियर, पक्का, परफेक्ट। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। अब क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये 2019 दिसंबर 2E क्वेश्चन है। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या बोलता है देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि लालजी अग्री बाय द ऑर्डर पास बाय सेबी इज डिजायरस ऑफ मेकिंग एन अपील बिफोर सैट, मतलब यहाँ पे लालजी क्या करना चाहता है, ये सेबी के सामने अपील करना चाहता है।
he requested you as a consultant to prepare a note to know the appeal procedure. Very similar case study जो पीछे किया था, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक नोट प्रिपेयर करना है कि लालजी अपील कैसे कर सकता है. दैट्स समथिंग वी हैव टू प्रिपेयर अ नोट एंड अपील बिफोर सेट. तो यहाँ पे देखो आंसर में आप किसको एड्रेस कर रहे हो, यू आर एड्रेसिंग टू मिस्टर लालजी. तो आपका ये नोट जो होता है ना, ये हमेशा एक लेटर के फॉर्म में होता है जिसमें आप पहले प्रोविजन का रेफरेंस देते हो एंड देन पूरा प्रोविजन मेंशन करते हो. तो क्या लिखा है, टू मिस्टर लालजी. नाउ सब्जेक्ट क्या है, नोट ऑन प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन अपील बिफोर सेट. अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि एज लालजी बीइंग अग्री बाय द ऑर्डर पास बाय सेबी and intends to make an appeal before said, the following procedure for making an appeal before said अंडर सेक्शन 15T नीड टू बी कंप्लाइड. मतलब यहाँ पे आपको जरा सा फैक्ट का रेफरेंस देना है कि लालजी सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड है और वो सेट के सामने अपील करना चाहता है, तो उसको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. एंड देन वो जो सेम 5 पॉइंट्स है ना अपने, कि आप सेट के सामने कब अपील कर सकते हो, सेट कितने दिन में अपील को डिस्पोज ऑफ करेगा, ऑल दोस थिंग नीड टू बी मेंशन. क्लियर. अब देखते हैं, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 57. अब ये जो है ना, ये सीए फाइनल में क्वेश्चन आया हुआ है नवंबर 16 में, और ये टेस्ट पेपर क्वेश्चन भी है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट टेस्ट पेपर क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के लास्ट में एक इंस्टीट्यूट ने टेस्ट पेपर दिया है. तो आपका ये जो मेन नोट्स है, इट इंक्लूड एवरीथिंग. मतलब आपका 100% मॉड्यूल कवर किया हुआ है, आपका चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस कवर किए हैं वो भी दिया हुआ है. नॉट ओनली दैट, इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के लास्ट में टेस्ट पेपर दिया उसको भी कवर किया. मतलब वंस यू आर डन विद दिस मेन नोट, आपका सब कुछ खत्म हो जाता है. क्लियर. तो आपका सब कुछ प्रिपेयर हो गया, फिर कुछ भी बचता नहीं है. अब देखो क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखते हैं. इट सेज दैट सेबी रिसीव कंप्लेन फ्रॉम सम इन्वेस्टर. मतलब सेबी को कुछ इन्वेस्टर से कंप्लेन आई है, alleging that Sunena Limited and some brokers are indulging in price manipulation in the shares of Sunena Limited. मतलब कंपनी और कुछ ब्रोकर मिलके कंपनी के ही शेयर प्राइस में मैनिपुलेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या लिखा है, explain the power that can be exercised by SEBI under section 50 section SEBI Act in case of allegation are found to be correct. अब देखो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, जहां पे आप भी कंफ्यूज होते हो, ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे ना आप सीधे ब्रोकर की पेनल्टी में घुस जाते हो, आप सेक्शन 15F सोचने लगते हो. इट इज नॉट सेक्शन 15F. समझो, ये प्राइस मैनिपुलेशन हो रहा है, तो इट इज बेसिकली अ पेनल्टी विच विल कम इनटू फोर्स इफ देयर इज अ अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट. मतलब यहाँ पे प्राइस मैनिपुलेशन किया जा रहा है. अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग है कि सेबी क्या क्या एक्शन ले सकता है. सेबी बहुत सारे एक्शन ले सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स फॉर विच द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड यू हैव टू डिजाइन द आंसर. मैंने आंसर जो प्रेजेंट किया उसमें सब कुछ कवर कर लिया है, बट आपको 4 मार्क्स के लिए इतना नहीं लिखना है, आपको मेन कौन सा सेक्शन लिखना है वो भी बताता हूं. देखो, तो सबसे पहले फैक्ट ऑफ द केस पे आते हैं. नाउ फैक्ट ऑफ द केस में क्या दिया है कि सेबी रिसीव कंप्लेन फ्रॉम सम इन्वेस्टर alleging that Sunena Limited and some brokers are indulging in price manipulation in the shares of Sunena Limited. मतलब इसमें जो important part है वो क्या है, price manipulation. Clear. अब देखो, तो applicable section क्या है. सबसे पहले तो अगर आप प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हो तो इसको भी अनफेयर, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है इन सिक्योरिटीज मार्केट. तो क्या लिखा है कि एज पर रेगुलेशन 4 ऑफ सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2003, प्राइस मैनिपुलेशन इन द शेयर्स ऑफ सुनैना लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट. ये पैराग्राफ आप लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा. क्लियर. ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 15HA ऑफ सेबी एक्ट 1992. मतलब हम लोग यहाँ पे कौन से सेक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, सेक्शन 15HA. क्लियर. ऑफ सेबी एक्ट 1992. इफ एनी पर्सन इंडल्ज, मतलब कोई अगर पर्सन क्या कर रहा है, indulge in fraudulent and unfair trade practice relating to securities, then he shall be liable for penalty which shall not be less than rupees 5 lakh but may be extended to 25 crores or 3 times of profit
मेड आउट ऑफ सच प्रैक्टिस विचएवर इज हायर। मतलब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 15HA। ये आपको आंसर में कवर करना जरूरी है। इसके अलावा what they said कि एज पर सेक्शन 11(4) जो कि नथिंग बट सेक्शन है सेबी मेजर्स का, तो सेबी मे टेक एनी ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, नेमली क्या क्या कर सकता है, सस्पेंड द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम एसेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट or dealing in securities, suspend the office bearer of stock exchange and self-regulatory organization, impound and retain the proceed or securities, attach for a period, the bank account attach कर सकते हैं कितने दिन के लिए, for a period maximum 90 days, and इंटरमीडियरी को पर्सन को बोल सकते हैं कि आप उन एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। क्लियर। लेकिन सेबी ये ऑर्डर पास करने से भी पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा सेबी सेक्शन 11D जो कि सीज एंड डिसीज ऑर्डर है वो भी इशू कर सकता है। तो इफ सेबी हैव फाइंड दैट द पर्सन इज वायलेटेड और लाइकली टू वायलेट द प्रोविजन ऑफ सेबी एक्ट, then it may pass an order requiring the person to cease and desist from committing the violation। देखो ये भी सेक्शन जो है, मतलब अगर आंसर 8 मार्क्स का आया तो आपको फिर सेक्शन 11D भी लिखना पड़ेगा, 11(4) भी लिखना पड़ेगा एंड सेक्शन 15HA भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 मार्क्स की केस स्टडी आती है तो सिर्फ सेक्शन 15HA लिख के आ जाना, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो फैक्ट ऑफ द केस लिख दिया, सेक्शन 15HA लिख दिया, कंक्लूजन लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो it says that however अच्छा यहाँ पे section 11D, then we have mentioned section 12A। now what section 12A talks about कि अगर कोई भी person directly या indirectly सिक्योरिटीज में इशू परचेज और सेल में अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ भी फ्रॉड करता है तो उसको सेबी का वायलेशन माना जाता है एंड सेबी आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, कोई भी पेनल्टी लगा सकता है। एंड अगर कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दिया है तो सेबी मिनिमम 1 लाख लगाएगा, मैक्सिमम 1 करोड़ तक जा सकता है। क्लियर। अब देखो तो कंक्लूजन क्या बोलता है, कंक्लूजन सेज दैट इन व्यू ऑफ द अबव, in case the allegation are found to be correct against Sunena Limited and the stockbroker who are indulged in price manipulation in the shares of Sunena Limited, SEBI can exercise all or any of the powers as aforesaid। लेकिन अगेन बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस पूरी केस स्टडी का वो है सेक्शन 15HA। डन। So these are the 4 case studies which has been asked from this particular chapter, and once you are done with these 4 case studies आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। and with this SEBI chapter is over। Thank you।